हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स और क्लासरूम में। और आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया। आज हम एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डायग्नोसिस एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। ये सारी चीजें एनीमिया के अंदर आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं एनीमिया के बारे में। व्हाट इज एनीमिया? सबसे पहले बात करते हैं कि एनीमिया होता क्या है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्वालिटी and quantity of circulating RBC and decreased HB concentration is known as anemia. Means आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं सर्कुलेटिंग ब्लड में, आरबीसी और हीमोग्लोबिन की क्वालिटी या क्वांटिटी में कमी हो जाना बॉडी के अंदर, उसको हम एनीमिया बोल रहे हैं। किसमें? आरबीसी और हीमोग्लोबिन की जो क्वालिटी या क्वांटिटी, मतलब उसकी मात्रा और उसकी क्वालिटी दोनों में ही कमी हो जाना, उसको हम बोल रहे हैं एनीमिया। तो पहले हीमोग्लोबिन का हम क्राइटेरिया देखते हैं। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन का क्या क्राइटेरिया है, कब हम बोलेंगे कि एनीमिक है पेशेंट या नहीं है। तो अगर मोर देन 11 ग्राम पर डीएल होता है बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, तो क्या है ये? नो एनीमिया, कोई एनीमिया नहीं है। अगर 7 से 11 ग्राम पर डीएल है तो ये मॉडरेट एनीमिया हम बोल सकते हैं। एंड बिलो 7 ग्राम पर डीएल है, देन इसको हम बोलेंगे सीवियर एनीमिया। ये हमने हीमोग्लोबिन की कैटेगरी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा इतना क्लासिफिकेशन जो है इसके। जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्लासिफिकेशन हम पढ़ने से पहले हम बात करेंगे दो टर्म की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फर्स्ट है आपका साइटिक, देन सेकंड है आपका क्रोमिया और क्रोमिक। तो साइटिक मीन्स होता है सेल्स, साइटिक मीन्स होता है सेल, और क्रोमिया और क्रोमिक मीन्स होता है पिगमेंट और कलर, या फिर हीमोग्लोबिन हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ एक नॉर्मल बोल सकते हैं कि साइटिक मीन्स सेल्स है, और क्रोमिया या क्रोमिक वर्ड जहाँ पे भी उसको हम हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं। ठीक है, इससे हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल साइज हो जाना उसका किसी भी चीज का, और साइटिक का मतलब होता है सेल्स। तो मतलब सेल्स का स्मॉल साइज, स्मॉल सेल्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल सेल्स। एंड हाइपो मतलब होता है कम, एंड क्रोमिया मीन्स हमने यहाँ पे पढ़ा था हीमोग्लोबिन। तो हाइपो मतलब कम, हीमोग्लोबिन मतलब, क्रोमिया मीन्स क्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। इस क्लासिफिकेशन जो हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं उसके अंदर छोटा आरबीसी का सेल है वो छोटा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, और जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो रहा है बॉडी के अंदर। इसलिए हमने इसको बोला माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अभी आप सोच रहे होंगे ये टिप क्या लिखा है। टिप इसके इसको इजीली समझने के लिए, इजीली याद रखने के लिए हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया। इसके एग्जांपल जो है उसका है टिप। इसके एग्जांपल हैं टिप। टिप से कैसे? टी फॉर थैलेसीमिया, आई फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एंड पी फॉर पर्नीशियस एनीमिया। ये किसके अंदर आ रहे हैं? ये माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर ये सारे एग्जांपल हैं इसके। तो जिसको हमने टिप करके याद रख लिया, ये सारे एग्जांपल। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। इसमें नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं, बीएसएच। नॉर्मोक्रोमिक मतलब यहाँ आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो भी, उसका साइज भी नॉर्मल है, और जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी नॉर्मल है। तो हम इस क्लासिफिकेशन, इस टाइप को बोल रहे हैं नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। जिस इसके एग्जांपल हैं ब्लड लॉस, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया, जिसको हमने किससे डिनोट किया? बीएसएच, याद रखने के लिए ये हमने हिंट बना ली। इसको आप और भी कोई अगर आपको सिंपल ट्रिक होती है तो आप उसको याद रख सकते हैं। ये तो मुझे इजी लगा तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये बीएसएच और ये टिप इसके एग्जांपल की तरह की इसके एग्जांपल की तरह रखा। थर्ड हम क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा साइज होना है, लार्ज साइज हो जाना। ठीक है, नॉर्मल से बड़ा। और साइटिक का मतलब होता है सेल्स, तो मतलब सेल का साइज, यहाँ आरबीसी का सेल बढ़ रहा है। एंड नॉर्मोसाइटिक मतलब जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो नॉर्मल है बॉडी में, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। तो इसको हमने बोल दिया मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। जिसके अंदर एग्जांपल है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि विटामिन बी9 बी12 की कमी से होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर नॉर्मल आरबीसी ऐसी होती है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होती है, उसका साइज ऐसा होता है, शेप ऐसा होता है। मैक्रोसाइटिक का मतलब होता है उससे बड़ा हो गया, नॉर्मल से बड़ा हो गया। माइक्रोसाइटिक का मतलब स्मॉल साइज हो गया उसका।
है ना। ये सारे जो है ये सेल मॉर्फोलॉजी है, इससे आप, लेकिन नॉर्मल आरबीसी ऐसे होती है और एबनॉर्मल साइज जो भी है वो सारे आरबीसी के यहाँ पे दिए हुए हैं और समझाने की कोशिश की है, इस इमेज से आप इजीली समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हमने क्या हुआ, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने इतने सारे इसके क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब क्लासिफिकेशन में हम किसकी बात करेंगे मेनली, हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये लिखा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हम उसको पढ़ रहे हैं, वो भी किस कंडीशन में, प्रेगनेंसी कंडीशन पे हम देख रहे हैं उसको, प्रेगनेंसी के टाइम पे देखेंगे। एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, it is said to be present when the hemoglobin concentration in the peripheral blood is 11 gram per 100 ml or less. Anemia is responsible for 20% of maternal death in India. Iron deficiency is the commonest reason for anemia. मतलब यहाँ इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि जो हीमोग्लोबिन है उसका अगर लेवल 11 ग्राम पर 100 ml है या उससे कम है तो हम उसको एनीमिया बोल रहे हैं। और इंडिया में एनीमिया के कारण इंडिया में 20% मैटरनल डेथ, जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो डेथ होती है वो 20% किसकी वजह से हो रही है, इंडिया में एनीमिया की वजह से 20% डेथ होते हैं, ठीक है, मैटरनल डेथ। आयरन डिफिशियंसी इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर एनीमिया, इसमें भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया के अंदर। न्यूट्रिशनल एनीमिया इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, मोर सो इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इन इंडिया 56% of adolescent girls, 60% of adult female and 80% of pregnant mother have iron deficiency anemia. मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया की नहीं, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, हर जगह ये न्यूट्रिशनल एनीमिया देखने को मिलता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। और इंडिया की बात करें तो यहाँ 56% एडोलेसेंट गर्ल में और 60% अडल्ट फीमेल में एंड 80% प्रेग्नेंट मदर्स में ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये हमने आयरन ड्यूरिंग एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में किस तरह से एनीमिया होता है और क्या क्या कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आगे बात करते हैं कॉजेज ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या कॉज हो सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला कॉज है प्री प्रेगनेंसी कॉज एंड सेकंड कॉज है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज। अब हम प्री प्रेगनेंसी कॉज की बात करें तो फॉल्टी डाइट हो सकती है, ऐसा हो सकता है जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अप्रोप्रिएट डाइट नहीं ले रही है, न्यूट्रिश डाइट नहीं ले रही, जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी हो सकती है और एनीमिया देखने को मिल सकता है। फॉल्टी एब्जॉर्प्शन, या फिर ऐसा हो सकता है कि डाइट वो ले रही है लेकिन प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जैसा कि आपने सुना होगा आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी जैसे ऑरेंज जूस वगैरह हुआ, ये सब इनके साथ अगर लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप आयरन कंपोनेंट्स के साथ अगर डाइट में आप मिल्क प्रोडक्ट भी ले रहे हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन। तो ये सारी चीजें उसको बताना है कि ऑरेंज जूस के साथ ले या विटामिन सी, मतलब ऐसे प्रोडक्ट कुछ भी जूस वगैरह होते हैं तो उसके साथ लें तो उसका एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। आयरन लॉसेस, आयरन लॉस होने की वजह से हो सकता है कि, है ना, ये सारी क्या है प्री प्रेगनेंसी कोज थे, कौन कौन से, फॉल्टी डाइट, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन एंड आयरन लॉसेस। अब प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज की बात करें तो इसमें इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन के अंदर बहुत सारी न्यूट्रियस न्यूट्रिएंट्स की डिमांड होती है, उसमें एक आयरन भी है। तो बॉडी के अंदर आयरन की डिमांड ज्यादा है लेकिन वो डाइट में प्रॉपर नहीं ले रही है आयरन, तो हो सकता है उसको आयरन डिफिशियंसी देखने को मिले। फॉल्टी डाइट यहाँ पे भी हो सकता है कि उसने अगर डाइट नहीं लिया अप्रोप्रिएटली तो उसकी वजह से देखने को मिल रहा है एनीमिया। प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रेगनेंसी से पहले का जो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस था वो पुअर था, अच्छे से डाइट नहीं ले रही थी, तो उसकी वजह से हो सकता है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने प्री प्रेगनेंसी कॉज में फॉल्टी डाइट पढ़ा, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन, आयरन लॉस, ये सारे कॉज पढ़े। एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज में हमने इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, फॉल्टी डाइट, प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये कॉज हमने प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज में पढ़े। तो ये हमने एक कॉज को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। इट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ एनीमिया, ये एक जो ये किस पे निर्भर करता है, ये जो एनीमिया की सीवियरिटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, इस पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से उसी तरीके से वो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, सीवियरिटी ऑफ एनीमिया पे डिपेंड कर रहा है साइन एंड सिम्टम्स। इन इनिशियल स्टेज देयर इज नो सिम्टम्स, डायग्नोसिस इज मेड ड्यूरिंग रूटीन क्लिनिकल एंड लैब एग्जामिनेशन। इनका मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि
जो इनिशियल स्टेज होती है एनीमिया की, उसमें साइन सिम्टम्स का पता नहीं चलता। डायग्नोसिस हम ऐसे रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रूटीनली हम उसको बुला के, जैसे एएनसी विजिट होती है, एंटीनेटल विजिट होती है, जब उस पर वुमेन आ रही है तो हम उसका चेकअप कर रहे हैं अप्रोप्रिएटली, रूटीन चेकअप कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया है या नहीं। तो ये ऐसे साइन सिम्टम्स इतना जल्दी अपेयर नहीं होते, ये इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल अपेयर नहीं होते। तो रूटीनली एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ही हम पता कर सकते हैं उसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। इजी फैटिगेबिलिटी, जल्दी थक जाएगी वो। वीकनेस एंड पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, बहुत ही जल्दी कुछ भी काम करेगी तो बहुत ही जल्दी थक जाएगी, है ना। पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाएगी उसको, तुरंत ही थकावट महसूस होगी। डिक्रीज एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। पाल्पिटेशन, खुद का उसको, पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि हार्ट बीट खुद की सुनाई देती है। जब आप, अगर आपने देखा हो, जब भी, एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप हैं, आपको स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता है और बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपने उसको, आपने कोई, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपको कोई लेक्चर लेना है ना, तो आपको अगर भेज दिया जाए तो आपको बहुत तेज, आप टैकीकार्डिया कंडीशन हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और खुद को आपकी आवाज, हार्ट की आवाज सुनाई देने लगती है, धक धक धक। तो वो वाली, उसको क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन बोलते हैं, स्वेटिंग हो जाएगी। तो वो पाल्पिटेशन भी देखने को मिल सकती है एनीमिया के अंदर। और आगे बात करते हैं, डिज्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये भी देखने को मिल सकता है। स्वेलिंग ऑफ लेग, जो लेग्स हैं उसमें स्वेलिंग और एडिमा देखने को मिल सकता है। पेलर देख, येलोइश, येलोइश, येलोनेस देखने को मिलेगी बॉडी पे, स्किन पे। ग्लोसाइटिन, ग्लोसाइटिस एंड स्टोमाटाइटिस, जो आपका ओरल म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, उसको ग्लोसाइटिस बोल रहे हैं, स्टोमाटाइटिस। तो ये हमने वन पेडल एडिमा, तो ये हमने कॉजेज पढ़े और साइन एंड सिम्टम्स समझने की कोशिश की। अब हम आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन प्रेगनेंसी एंड इट्स आउटकम। इसके, एनीमिया के प्रेगनेंसी पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और इसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। Mother is at risk of increased blood loss with uterine atony during delivery, thus increasing her risk of needing a blood transfusion. Mother जो है, और उसमें क्या है, इंक्रीज ब्लड लॉस, जब आप प्रेगनेंसी कंडीशन, जब आप डिलीवरी होगी उस वुमेन की, और पहले से अगर एनीमिया है किसी प्रेग्नेंट वुमेन को और उसकी डिलीवरी होती है, तो ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस होगा तो उसके बाद क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है ना, अगर एनीमिया कंडीशन है। तो ऐसे पेशेंट को हम पहले, क्लाइंट को हम पहले ही चेकअप कर लेते हैं, एचबी लेवल एंड ऑल ब्लड सैंपलिंग और रिपोर्टिंग कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है या नहीं है, तो हम पहले से ही उसको अवेलेबल करवा के रख लेते हैं। तो ये भी हो सकता है कि बाद में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाए। वुंड हीलिंग एंड इम्यून फंक्शन आर इम्पेयर्ड, जो उसकी वुंड हीलिंग की एबिलिटी है बॉडी की, और इम्यून फंक्शन है जो, उस वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, पुअर इम्यून सिस्टम हो जाएगा उसका। वुंड हीलिंग जो है प्रोग्रेसिवली पहले होती थी नॉर्मल कंडीशन में, जब एनीमिया नहीं था, लेकिन एनीमिया के टाइम पे क्या होगा, वुंड हीलिंग जो है उसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, है ना। She is more likely to suffer from postpartum depression, poor maternal infant interaction, and impaired lactation. ये भी देखने को मिल सकता है। With increased severity, there are increased down chances of having low birth weight and intrauterine growth retardation, baby and preterm delivery. ये, इसकी वजह से क्या होता है, अगर एनीमिया की सीवियरिटी बढ़ गई है तो हो सकता है जो बेबी जो डिलीवर होने वाला है वो लो बर्थ वेट डिलीवर हो, प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हो, है ना, प्री मैच्योर बेबी की बर्थ हो। तो ये सारी कंडीशन एनीमिया की वजह से देखने को मिल सकती है। इन सीवियर केसेस मेंटल डेवलपमेंट ऑफ बेबी माइट गेट अफेक्टेड रिजल्टिंग इन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड डिक्रीज इन आईक्यू इन लेटर लाइफ। मींस जो सीवियर केसेस होते हैं एनीमिया की, उस कंडीशन में क्या होता है, जो बेबी बर्थ होगा, जिस बेबी का, जिस प्रेग्नेंट वुमेन को, सपोज दैट जिस प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया था, सीवियर एनीमिया था, और उसने एक बेबी को जन्म दिया, और वो बेबी हो सकता है आगे जो उसका मेंटल एबिलिटी है और जो आईक्यू है उसका वो कम देखने को मिले, ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन को जिनको सीवियर एनीमिया
है या सीवियर एनीमिया से सफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं एनीमिया की वजह से, और ये सारे आउटकम्स मिल सकते हैं हमें, तो हमें पहले से इस पर ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। आयरन आयरन फॉलिक एसिड जो है उसका सप्लीमेंटेशन कैसे देते हैं और क्या उसका वो होता है, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। यहाँ पर दो तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला प्रोफाइलैक्टिक डोज है एंड थेरापेटिक डोज, दो बात करेंगे। तो पहले हम प्रोफाइलैक्टिक डोज की बात करेंगे। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है किसी भी चीज के होने से पहले हम उससे बचने के लिए हम पहले ही उस चीज को देंगे। ठीक है, सपोज दैट एनीमिया अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे कि उसे आगे फर्दर एनीमिया होने के चांसेस ना हो, तो हम प्री प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी से पहले ही हम उससे स्टार्ट कर देते हैं आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिससे उसको आगे के ट्राइमेस्टर में एनीमिया देखने को ना मिले। तो ऑल प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू बी गिवन 1 टेबलेट ऑफ आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट। जो सभी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको 1 आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट देते हैं, और एक आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट में 100 mg एलिमेंट आयरन होता है और 0.5 mg फॉलिक एसिड होता है। ये पूरा 100 डेज तक सभी प्रेग्नेंट वुमेन को देना है। ठीक है, एंड स्टार्टिंग आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एट 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन टू प्रिवेंट अक्रेंस ऑफ एनीमिया। प्रोफाइलैक्टिक डोज मतलब हम उसको सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में एनीमिया डेवलप ना हो, इसलिए हम प्रोफाइलैक्टिकली हम मतलब पहले से उससे प्रिवेंशन के लिए, उससे बचने के लिए, एनीमिया से बचने के लिए हम 14 to 16 वीक पे हम उसको देना स्टार्ट कर देते हैं आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट। थेराप्यूटिक डोज की बात करें तो थेराप्यूटिक डोज का मतलब होता है कि एनीमिया हो चुका है, तब हमने उसको रिस्टोर करने के लिए, उस एनीमिया जो हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए हम डोज दे रहे हैं, उसको हम थेराप्यूटिक डोज बोलते हैं। और प्रोफाइलैक्टिक डोज का मतलब था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले एनीमिया नहीं है और हम चाहते हैं कि एनीमिया आगे भी डेवलप ना हो, तो अब हमने दिया उसको प्रोफाइलैक्टिक, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि एनीमिया डेवलप ही ना हो। लेकिन थेराप्यूटिक में एनीमिया हो चुका है लेकिन हम उसको ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, इसलिए थेराप्यूटिक डोज। इसमें क्या करते हैं, इफ अ वुमेन इज एनेमिक, मतलब अगर वुमेन एनेमिक है और उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो लेस देन 11 ग्राम पर डीएल है, ठीक है, और तो हमें क्या करना है, गिव हर 2 आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट पर डे। अब प्रोफाइलैक्टिकली हम क्या दे रहे थे, 1 आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट दे रहे थे 100 डेज तक, लेकिन थेराप्यूटिक डोज में 2 आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट देंगे पर डे। एक दिन में 2 आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट दे रहे हैं, वो भी 3 मंथ तक हम देंगे। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ प्रेग्नेंट वुमेन विद एनीमिया नीड टू टेक एटलीस्ट 200 टेबलेट ऑफ आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट फॉर करेक्शन ऑफ एनीमिया। अब करे जो एनीमिया हो चुका है उसको सुधारने के लिए हमें कम से कम 200 टेबलेट्स ऑफ आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट देना पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोफाइलैक्टिक डोज में हम 100 डेज तक दे रहे थे, वो भी 1 टेबलेट पर डे। तो ये हमने पढ़ा आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो आज ये हमारा एनीमिया, हमने इसको समझने की कोशिश की और उसको एक इजी वे में समझने की कोशिश की। और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, सीएचओ की सभी बुक्स हैं उसमें भी नहीं मिलेंगी। तो उसको मैंने थोड़ा सा सर्च करके और बहुत सारे बुक से देख के फिर मैंने आपको बताया, ताकि क्योंकि नॉलेज हमें होना चाहिए। आपका जो सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है सीएचओ का, वो बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, तो उसको मैंने इजीली बनाने के लिए और वो आपको सब चीज पता हो, तो वो चीज समझाने की कोशिश की है। तो क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे।